राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की जो क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से अपने सारे प्रश्न करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि साथियों, ये क्लास सेकंड ग्रेड वालों के तो लिए मैं स्पेशल लेके आई हूँ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। अभी दिन बचे ही नहीं है, एग्ज़ाम आ गया है साथियों। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आप ये देख के चले जाना। और ये जिनके भी भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न बनते हैं साथियों, चाहे RAS PSI या सेकंड ग्रेड, इन सब के लिए ये क्लास है। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 कि भारत सरकार की जो नई विदेश व्यापार नीति 2023 है साथियों, इसके तहत देखो कब वर्ष 2030 तक देश के कुल निर्यात को कितना 2 ट्रिलियन USD तक पहुंचाने का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। तो भारत सरकार की नई कौन सी विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत कब वर्ष 2030 तक, ध्यान रखना, 2 ट्रिलियन USD तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि आर्थिक समीक्षा 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्तमान में देखो विश्व स्तर पर किसकी बात कर रहा है, सेवा निर्यात। तो आर्थिक समीक्षा 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर कौन से सेवा निर्यात करने वाले देशों में स्थान पूछे, रैंक पूछे, तो 7वीं है। सेवा से सेवा और से 7वीं रैंक, ठीक है, सेवा निर्यात करने वाले। फिर बात करते हैं साथियों, ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो PM धन धान्य कृषि योजना है ये इंपॉर्टेंट, आगे मैंने करवाई भी है इसको। जो PM धन धान्य कृषि योजना साथियों, इसके अनुसार आपको पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेख की जो PM धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने जिलों को शामिल करके कृषि विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन में 7 दिया जा सकता है, 6, 5 है ना, तो 8 जिलों को ध्यान रखना, ध्यान रख लोगे PM धन धान्य से संबंधित 8 जिलों को। फिर बात करते हैं साथियों कि कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगार सृजन के लिए देश में देखो 7 PM मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब वहां पर ऑप्शन में आपको 4 लाइनें, एक प्रश्न देकर के उस प्रश्न में 4 लाइनें बना करके दिया जा सकता है, यानी कि प्रश्न ही उसमें शामिल हो जाए। तो आपको वहां 6 PM मित्रा दे दे, 4, 5 ना, तो 7 PM मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। और वो भी पूछे कहाँ किए जाएंगे, तो जोधपुर कांकाणी में, ठीक है। तो देख लो एक बार फिर से, नई विदेश व्यापार नीति 2023 2 ट्रिलियन USD ध्यान रखना। और विश्व 2026 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व स्तर पर सेवा निर्यात ध्यान रखना 7वें स्थान पर, 7वीं रैंक पर। और 8 जिले जरूर ध्यान रखना PM धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत। और जो 7 PM मित्रा स्थापित है वो ध्यान रखना जोधपुर कांकाणी में। फिर बात करते हैं साथियों कि हाल ही में चर्चा में रही कौन, रेजू में पे जो तकनीक है, रेजू पे तकनीक है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था के किस बुनियादी ढांचे के विकास से है, तो ये है शून्य तापमान वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें टिकाऊ सड़कों के निर्माण से है साथियों, ठीक है। अब साथियों, गेहूं का जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे संबंधित आप देख लो प्रश्न आपको पूछे। देखो इससे पहले मैंने एक प्रश्न करवाया भी है, जो एक बार ये देखो पहले कि अगर प्रश्न पूछा जाता है 2025-26 के लिए जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है रबी फसल विपणन स्तर पर 2025-26, देखो गेहूं का MSP आपको पूछे 2025-26 के, तो 2425, यानी कि ये आप ध्यान रखना है, गेहूं का MSP 2025-26 का ध्यान रख लोगे। निर्धारित कितना किया गया, 2425, यानी कि 24-25 ध्यान रख लो। 25-26 की बात करें, कम कर दो 25 में, यानी कि 24-25 याद रख लेना। और जो उत्पादन लागत पर 105% का मार्जिन प्रदान करता है, तो गेहूं पर सर्वाधिक जो लाभ है वो 105% ध्यान रखना मार्जिन दिया जाता है। ये लो ये लिख रखा है। और 2025-26 में मसूर का MSP पूछे तो 6700 प्रति क्विंटल, और चने का MSP 5650, ठीक है ना, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 210 की वृद्धि की गई। अब साथियों बात करते हैं कि गेहूं का MSP अगर आपको 2024-25 में पूछा जाता है, 24-25 में तो 2275 ध्यान रखना। अगर 2025-26 में पूछा जाता है तो 24-25 ध्यान रखना। 2026-27 का पूछे तो 2026-27 का है 2585, यानी कि 2585 ध्यान रख लेना। तो 2025-26, 2026-27 का ध्यान रख लोगे आप, 25-26 का 24-25 और 26-27 का 2585, ऐसे याद रखना। यह है गेहूं के लिए न्यूनतम जो समर्थन मूल्य। फिर बात करते हैं साथियों धान चावल के लिए, पूछे आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो धान चावल है, जो चावल जिसको धान बोलते हैं, वो 2025-26 के लिए 2369 और 2026-27 के लिए है 2441, यानी कि 2441। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं साथियों एक बार ये देख लो कि आपको पूछे
कि राष्ट्रीय रसद नीति और बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए शुरुआत की गई जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, इसके तहत विकास को कितने इंजन निर्धारित किए गए पूछे जा सकते। ऑप्शन में आपको 5 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, तो आपको जरूर ध्यान रखना है ये 7 इंजन निर्धारित किए गए। 7 इंजन भी आप देख लो किन का विकास किया जा रहा है। जो 7 इंजन है, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा हो गया, जल मार्ग हो गया, जल परिवहन। सड़क हो गया, रेलवे, हवाई अड्डा, ध्यान रख लोगे। जल मार्ग और जल परिवहन, बंदरगाह और रसद अवसंरचना आ गए। ये 7 इंजन है, इनका विकास ध्यान रखना आप। राष्ट्रीय रसद नीति और बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई कौन? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। इसके तहत 7 इंजन है, इसके विकास के लिए 7 इंजन निर्धारित किए गए, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं साथियों, ये प्रश्न नहीं बनाए, वैसे 2 ऑप्शन ली है कि किसी अर्थव्यवस्था में जीवीए जो ग्रोस वैल्यू एडेड है, जो सकल मूल्य वर्धन, इसकी गणना का सही सूत्र आपको पूछे तो साथियों ऑप्शन में कुछ भी किसी हिसाब से दिया जा सकता है, तो आपको बस ये आपको सूत्र ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो जीवीए इक्वल जीडीपी माइनस उत्पाद कर प्लस उत्पाद सब्सिडी, ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉजिस्टिक्स माल परिवहन एवं भंडार की लागत को कम करने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति के तहत भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्तमान के 13 से 14% से घटाकर के वैश्विक मानकों के अनुसार कितने % पर लाने का लक्ष्य है? तो ध्यान रखना लगभग 8%, सिंगल डिजिट, ध्यान रखना लगभग 8%। देखो जो मुझे प्रश्न लगे भी हाँ इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब लिए हैं। इसके अलावा साथियों एक क्लास और आएगी, वो और देखना, इस एक पर मत रहना, दोनों क्लास आप देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा ये कवर हो जाता है और प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन पूछे कि अनुमान कितना है? कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन, ध्यान रखना कितना है? 3,577.3 लाख मिलियन टन, ठीक है। 3,577.3 लाख मिलियन टन अनुमानित है। फिर बात करते हैं साथियों कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, ये देखो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कई प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में प्रति हेक्टेयर उपज राष्ट्रीय औसत से कम रही है, ठीक है ना, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, ये ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं साथियों कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार कौन से वित्त वर्ष की बात करें? 2024-25 में गेहूं की उत्पादकता का जो राज्यवार है साथियों, वो आपको आरोही में या अवरोही में कैसे भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आरोही क्रम में लिखा है, देखो आरोही कम से ज्यादा और अवरोही यानी कि ज्यादा से कम, आपको ये थोड़ा सा पता ही है और इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में गेहूं की उत्पादकता का पूछा है आपको राज्यवार। सबसे जो कम गुजरात में, कम से ज्यादा का पूछा जा रहा है गुजरात में, फिर यूपी में, फिर हरियाणा और फिर पंजाब में, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार दलहन बीज प्रतिस्थापन दर है वो सबसे ज्यादा किसमें रहा? तो ध्यान रखना गुजरात में रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार किसकी बात हो रही है? दलहन बीज प्रतिस्थापन दर की बात हो रही है, वो सर्वाधिक कौन से राज्य में रहा? गुजरात राज्य में रहा साथियों। फिर बात करते हैं साथियों कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कितना? 3,577.3 लाख मीट्रिक टन हो गया, ठीक है ना। फिर बात कर कहां तक पहुंच गया? 3,577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। और इस वृद्धि का जो प्रमुख कारण वो धान, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का उच्च उत्पादन रहा। कितने पर पहुंच गए ये ध्यान रखना। इसका जो कारण है वृद्धि का वो रहा धान, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज, जो श्री अनाज। देखो ये लाइन मैंने द्वारा लिखी है कि कृषि वर्ष 2024-25 में भारत के खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान देखना आप कितने तक पहुंच गया ये उत्पादन है? 3,577.3 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। पिछले वर्षों की तुलना में कितना अधिक है? 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। फिर बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में धान की उत्पादकता का राज्यवार,
देखो भाई, जो आंकड़े हैं ना वो मेरे बस में नहीं याद करवाने की, है ना। एक तो फ्री टाइम होता है तो पहले से कोई ऐसा होता है मन में अपने, हाँ इस तरीके से कर ले। एक बार सरसरी नजर में मोटी मोटी आंखों से आप देख लेना इसको, क्या पता एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाए ये चीजें। तो अभी पास में जब देखते हो ना तो वो चीजें एग्जाम से पहले या 1-2 दिन पहले देख लेते हो तो भी याद आ जाती है। तो बात करते हैं साथियों किसकी, बात करें धान की उत्पादकता का, अपने राज्यवार कर रहे हैं 2024-25 में। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार देखो सबसे ज्यादा यहाँ अवरोही क्रम में दिया हुआ है मेरा, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। आरोही क्रम में होता है कम से ज्यादा, और अवरोही क्रम में लिखने में अवरोही बड़ा है, आरोही देखो अवरोही, अवरोही और आरोही शब्द किस में ज्यादा आ रहे हैं, याद कईयों को याद नहीं रहता ये चीज, मुझे पता है। अवरोही में ज्यादा शब्द आ रहे हैं ना तो ये हमेशा ज्यादा से कम की ओर होगी, ज्यादा से कम की ओर। आरोही में 3 शब्द आ रहे हैं, ये कम से ज्यादा की ओर होगी, ठीक है ना, कम से ज्यादा की ओर, इसे याद रख लेना। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में धान की उत्पादकता का किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का यहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा राज्यवार में जो रहा है पंजाब में, सर्वाधिक कहाँ रहे, पंजाब में, फिर हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार तेलंगाना राज्य का खेती योग्य क्षेत्र का एक मिशन का कंतिया रहा, ये भी ध्यान रखना तेलंगाना राज्य का। और तेलंगाना में खेती योग्य क्षेत्र 2014 में 1.31 करोड़ एकड़ था, जो कि वित्त वर्ष 2023 तक बढ़कर के 2.2 करोड़ एकड़ हो गया। अब बात करते हैं साथियों कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में देखो दलहन में राष्ट्रीय संस्थान, लास्ट में थोड़ा सा 5 मिनट और रिवीजन करवा दूंगी, फटाफट याद हो जाएगा। फिर दलहन में राष्ट्रीय संस्थान रूपांतरण भारत नीति की एक रिपोर्ट निष्कर्ष में शामिल देखो क्या। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि 1951 से 2024 की अवधि में आए 27 एल नीनो वर्षों में दलहन क्षेत्र में कमी कितनी हुई, तो 2 से 9% की कमी हुई 1951 से 2024 की अवधि में आए 27 एल नीनो वर्षों में, किसकी, दलहन क्षेत्र में। फिर बात करते 2051 से 2024 की अवधि में 27 एल नीनो वर्ष से उत्पादन में गिरावट आई कितनी, 6 से 30% की, 6 से 30% की। और 1951 से 2024 की अवधि में बात करें तो दलहन पैदावार में वर्ष दर वर्ष 5 से 25% की कमी दर्ज की गई, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखो, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन से इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न है, पहले उसको करवा देती हूँ। ये रहे यहाँ पर, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर रेगुलर वो आ जाएंगे कंटिन्यूस से। मैंने सेट नहीं किया पैसे। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 के बीच पशुधन क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। जो आर्थिक समीक्षा वाला जो पेज है ना, सेम टू सेम वही चीजें मैंने लाइन उतारी है, ठीक है ना, सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पर लिख रखी है उसी लैंग्वेज में। और आजकल आरपीएससी की बात करें साथियों, सेम टू सेम लाइन दे रही है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 के बीच पशुधन क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। किसमें, पशुधन क्षेत्र में, कब, वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 के बीच में, जहां इसका जीवीए लगभग कितना बढ़ा, पशुधन क्षेत्र की बात करें, और हाईलाइट और कर देती हूं मैं इसको, पशुधन क्षेत्र की बात करें तो इसका जो जीवी है लगभग 195% बढ़ा। कितना बढ़ा, 195% बढ़ा। और वर्तमान मूल्यों में इसका जो संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर है, जो CAGR है, जो संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर है, वो कितना रहा, वो ध्यान रखना, 12.77% रहा। फिर से देखो साथियों, पशुधन क्षेत्र की बात कर रहे हैं 2015 से 2024 के बीच, इसका जो जीवी है वो लगभग 195% बढ़ा। और ये लाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है कि वर्तमान मूल्यों में इसका जो संयुक्त वार्षिक दर है, जो CAGR है, उसकी बात करें साथियों 12.70% रहा। याद कर लोगे CAGR कितना रहा, 12.70% रहा। फिर बात करें साथियों, जहां 2014 से 2025 के दौरान मछली उत्पादन की बात हो रही है, मछली उत्पादन में 140% से अधिक की वृद्धि हुई, लगभग 88.14 लाख टन की क्या हुई, वृद्धि, यानी कि 140% की वृद्धि हुई मछली उत्पादन में। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, मछली उत्पादन में, ठीक है, मछली उत्पादन में बात कर रहे हैं।
जो 2004 से 2014 की तुलना में काफी अधिक है। अब देखो, यही मैंने बताया, पशुधन का बताया आपको कि 2015 से 2024 के जो बीच है, पशुधन क्षेत्र की बात करें तो इसमें मैंने बताया आपको CAGR जो संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर है वो 12.77%। ये लो, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। पशुधन क्षेत्र में बात करें तो देखो, GVA तो लगभग बढ़ा 195%, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर जो CAGR है वो रहा 12.77, पशुधन 12.77, पशुधन क्षेत्र में 12.77। रटा हो गया होगा, रटा लग गया होगा। फिर मछली उत्पादन में बात करें साथियों, तो मछली उत्पादन में देखो वृद्धि हुई 140% प्लस, 140% से अधिक वृद्धि हुई, और जो 2004 से 2014 की तुलना में काफी अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज थोड़ी सी देख लेना। फिर बात करते हैं साथियों, इससे पहले आप ये प्रश्न देख लो, फिर वो देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, इसमें देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे की सीधे लाइनें उठा सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। और एक क्लास और ले आऊंगी, दोनों क्लासों में आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा और शानदार प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देसी सूखी प्याज का विश्व, देसी सूखी प्याज की बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। देसी नहीं, देश है, सॉरी गलती मानते हैं भाई, बोला गया देश है, वो सूखी प्याज का बात कर रहे हैं। सूखा जो प्याज है इसका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग कितना योगदान है, 25%। तो देश है वो सूखी प्याज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन, और वैश्विक उत्पादन में लगभग आपको पूछे योगदान तो 25% याद रख लोगे। फिर अगर पूछे साथियों कि सब्जियों, फलों, आलू उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा, तो सेकंड स्थान पर। आलू में भी 2 शब्द आ रहे हैं, फलों में भी 2 शब्द आ रहे हैं, 2 तो याद हो जाएंगे सेकंड। और सब्जियों में याद रखना है, हम घर पे सब्जी 2 प्रकार की बना के खाएंगे, और फल भी 2 तरह के खाने हैं, और आलू के 2 पार्ट करके खाने, इस तरीके से याद आ जाएंगे। हमने 2 ही पढ़ा है भाई, आलू के 2 पार्ट करने हैं, फल 2 खाने, सब्जियां 2, यानी कि सेकंड स्थान रहा। वहां पर फर्स्ट या थर्ड पूछे तो आपको याद आ जाएगा सेकंड। जहां प्रत्येक श्रेणी में वैश्विक उत्पादन में योगदान 12 से 13% है। और बागवानी क्षेत्र जो कृषि GVA का लगभग 33% है, ठीक है। देखो, वित्त वर्ष 2024-25 में बागवानी है वो 362.08 मिलियन टन तक पहुंच गया। जो अनुमानित जो खाद्यान्न है वो, उसका उत्पादन की बात करें कितने से अधिक है, 329.68 मिलियन टन, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि देश सूखी प्याज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, वैश्विक उत्पादन में लगभग 25%, और सब्जी फल आलू उत्पादन में आपको ध्यान रखना है 2% भारत विश्व स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो 2024-25 के दौरान कौन सी खाद्य सुरक्षा मिशन है साथियों, इसका ध्यान रखना। खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये वाला। खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदल के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया। 2024-25 के दौरान क्या कर दिया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। अब बात करें साथियों, सरकार 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज जो मक्का जो है, और वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, जूट, गन्ना हो गया, और पोषक अनाज, श्री अन्न, इनकी उत्पादकता को क्या बढ़ा रहा है, इनकी उत्पादकता को बढ़ाना इनका उद्देश्य है। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदल के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन। एक तो ये ध्यान रखना आपको भी, इसका नाम क्या बदल दिया और किसकी उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों, यही बता रही थी ना मैं, ये रहा कि ये बाद में करेंगे। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के घटक पूछे जा सकते हैं कि घटक कौन कौन से हैं ना। आपको उनमें से घटक ना दे करके ये दे दे और वो बोलते कौन सा घटक नहीं है शामिल। तो देखो, फसल संरक्षण प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, ये है फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, याद रख लोगे। एकीकृत पोषण तत्व, उत्पादकता वाली किस्में तक पहुंच है घटक, जल संरक्षण वाले दक्ष उपकरण आ गए, और कीट प्रबंधन तकनीकें आ गई, किसानों की क्षमता निर्माण, ये सब के सब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन के घटक है। और इसका जो नाम है साथियों वो जरूर ध्यान रखना, 2024-25 के दौरान रखा गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन
खाद्य सुरक्षा मिशन का ही नाम बदल के ये रखा गया। और किन की उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये ध्यान रखना, गेहूं, धान, दलहन, मोटे अनाज जैसे मक्का, गेहूं, वाणिज्य के फसलें, कपास, जूट, गन्ना, पोषक अनाज ना, इनको उत्पादकता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य उद्देश्य। ठीक है, फिर बात करें साथियों कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल मापन के अंतर्गत देखो वर्ष 2030-31 तक पूछा है कितने उत्पादक का लक्ष्य रखा गया, तो 70 मिलियन टन। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। देखो किसके अंतर्गत, एक तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल माप के अंतरपाम के अंतर्गत। ठीक है, वो भी भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2030-31 तक 70 मिलियन टन उत्पादन का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2014 से कब तक, 2024-25 के बीच तिलहन का क्षेत्र है वो तो 18% बढ़ा। ये ध्यान रखना कब की बात कर रहे हैं कि वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच जो तिलहन का क्षेत्र है वो 18% से अधिक बढ़ा, 18% से अधिक बढ़ा। उत्पादन में लगभग 55% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। उत्पादकता में करीब 31% का सुधार दर्ज किया गया। सेम टू सेम लाइन लिखी है मैंने। इस अवधि में तेल माप का क्षेत्र दोगुने से अधिक हो गया, जिसके साथ ही फ्रेश फ्रूट बंच और कच्चे जो पाम तेल है इसका उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो तिलहन है इसका 18% से अधिक बढ़ा और उत्पादन में जो वृद्धि हुई है लगभग 55% और उत्पादकता में करीब 31% का सुधार दर्ज किया गया। फिर घरेलू खाद्य तेल की उपलब्धता की बात के साथ ही 2015-16 में 86.30 लाख टन से बढ़कर के 2023-24 में 121.75 लाख टन हो गई। लास्ट में एक बार और रिवीजन करवा दूंगी मैं, ठीक है। अब साथियों ये इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको ये चीजें थोड़ा कम समझ आए, आपको टफ लगे, आप इसी चीजों को छोड़ देते, एक बार इसको सनसनी नजर में देख के चले जाना। देखो भूमि एवं संसाधन शासन की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने ड्रोन, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन तथा GIS का उपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश पुनः सर्वेक्षण परियोजना है वो 2021 लागू की गई। तो अब आपको पूछे कि जो कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है वो 2021 ध्यान रखना, सुधार किसने किया, इसका किया 2021 का ध्यान रख लोगे, ये वर्ष लिखा हुआ है, और सुधार किया आंध्र प्रदेश ने। फिर बात करते हैं साथियों बिहार ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना वो शुरू की गई। बिहार ने कब, 2025 में शुरू की, कौन सी, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। फिर बात करते हैं बाजार सुधार में, देखो PM की सौदा पत्रक पहल वो 2021 की ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के फार्म मार्केट प्लेटफॉर्म ने रायथू भरोस केंद्र खोले गए, ये ध्यान रखना, रायथू जो भरोस केंद्र है वो खोलेगी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो बाजार सुधार की बात करें, MP की सौदा पत्रक पहल 2021, आंध्र प्रदेश के फार्म फॉर्मेट प्लेटफॉर्म ने कौन से केंद्र खोले, रायथू भरोस केंद्र खोले। ठीक है, फिर जल प्रबंधन की बात करें साथियों, इसमें असम राज्य सिंचाई योजना, जल प्रबंधन से संबंधित कौन सी, असम राज्य सिंचाई योजना खोली गई 2022, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख लेना, कब खोली गई असम राज्य सिंचाई योजना, 2022 में खोली गई। और यूपी भूजल नियम कब चेंज किए गए, कब परिवर्तन किए गए, इसमें जो यूपी भूजल नियम है 2020, ठीक है। अब एक बार फिर से देखो, जो कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है 2021 ध्यान रखना, सुधार आंध्र प्रदेश ने किया। और फ्रूट्स प्लेटफॉर्म पूछे, ये 2020 ध्यान रखना, ये कर्नाटक ने सुधार किया। और जो बिहार है, बिहार ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2025 शुरू की, ठीक है। और आंध्र प्रदेश फार्म मार्केट प्लेटफॉर्म ने रायथू भरोस केंद्र खोले गए। और जल प्रबंधन में बात करें साथियों, इसमें तो जो सिंचाई योजना है वो असम राज्य द्वारा 2022 में खोली गई। यूपी भूजल नियम है 2020 ध्यान रखना, इसमें परिवर्तन किए गए। कर्नाटक के फ्रूट्स 2020 किए ध्यान रखना। फिर बात करते हैं साथियों, एक ये और देख लो, ये सब के सब है राज्यों के तकनीकी सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये सारे के सारे जो भी है राज्य, ये सभी राज्य किसी तकनीकी सुधार से है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड
एग्री स्टेक योजना ये शुरू 2024 में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में एग्री स्टेक योजना 2024 में। बिहार की चौथी कृषि रोड मैप है, ये 2023 से 28 तक है। ठीक है, ये हो गया, देख लेना थोड़ी सी। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा देखो कि आपको पूछे कि दालों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन नामक योजना को स्वीकृति कब दी गई, आपको पूछ ले। आत्मनिर्भरता के लिए मिशन नामक योजना की स्वीकृति है वो कब दी गई, दालों में। ठीक है, दालों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए 1 अक्टूबर 2025, ध्यान रख लोगे डेट, 1 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग कितनी रही, 4.4% रही। बात करें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की, ठीक है, किसकी बात करें, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की। पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है लगभग 4.4%। ध्यान रखना साथियों, इनमें से देखो सबसे ज्यादा है वो देखो कौन सी है, देखो यहां बात कर रहे हैं औसत वार्षिक वृद्धि दर किसकी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 4.4% रही। वित्त वर्ष 2025-26 की जो दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5% की वृद्धि दर्ज की। दशकीय वृद्धि दर है ना, ये ध्यान रखना 4.45%, जो पिछले दशकों की तुलना में क्या रही, सर्वाधिक रही, सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखना 4.5 है, जो दशकीय वृद्धि दर है वो सर्वाधिक, ध्यान रखना वित्त वर्ष 2016 से 25 की। ठीक है, ये देख लो दशकीय वृद्धि दर, ये मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लाइन लिखी है एक 1 लाइनर में, यहाँ पहले ये देख लो शॉर्ट में लिख रखा है। मुख्यतः पशुपालन क्षेत्र के 7.1% तथा मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र के 8.8% के सशक्त निष्पात से प्राप्त हुई, और जबकि फसल क्षेत्र ने 3.5% की वृद्धि दर्ज की। अब देखो वृद्धि दर की बात करें फसल की, साथियों ध्यान रखना फसल की आपको पूछे तो अभी पड़ा है फसल की कितनी, 3.5%। फसल की फसल में 3 शब्द है, 1 2 3, तो 3 ध्यान रखना 3.5। पशुधन और पशुधन अपने घर, पशु क्या रहते हैं, रखना पशु हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ साथ भी तो पशु भी रहते हैं, इंसान रहते हैं, पशु साथ साथ रहते हैं। पशुधन में 7.1%, ऐसे याद रख लेना। तो ये रही साथियों कि पशुपालन क्षेत्र में 7.1, ठीक है। ये सभी के एक बार फिर से देखो कि पशुपालन क्षेत्र की 7.1, पशु साथ साथ रहेंगे, इसे याद रखो। मत्स्य और जल, यहाँ मत्स्य से मछली है, मछली देखो, मछली आपको इससे ऐसा ही फेस दिखाई देगा, 2 मछलियां हैं ऐसे, भाई याद हो जाएगा, आप इसे माइंड में बिठाओगे। तो मत्स्य और जलीय की बात करें, है ना, ऊपर से 0 है, नीचे से 0 है, मछली का मुंह है सिर, ऊपर से पानी, जल पी रही है, मत्स्य है ना, मछली, याद हो जाएगी। 8.8 जब ऑप्शन में दिखेंगे तो याद हो जाएगा कि हमने इसे याद किया था। दशकीय वृद्धि दर आपको ध्यान रखना 4.45%। तो ये देखो जो दशकीय वृद्धि दर है ये तो वित्त वर्ष 2016 से 2025 की, ठीक है। और जो अभी अपनों ने पढ़ा है ये देखो वृद्धि दर फसल की आपको ध्यान रखना है 3.51%। 2025-26 की ये ध्यान रखना, दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की। और पशुपालन की बात करें, पशुपालन है 7.1%, मत्स्य 8.8, ये तीनों की याद होंगी। फसल 3.5, यानी फसल में 3 शब्द आ रहे हैं, पशु ये साथ रहेंगे 7.1, मत्स्य 8.8। दशकीय कृषि एवं संबंध के क्षेत्र में दशकीय वृद्धि दर ये ध्यान रखना 2015 से 16 से लेकर के 2025-26 तक है वो 4.45, सबसे ज्यादा सर्वाधिक ये रही, ठीक है ना। ये रही पिछले जो भी पिछले दशक है उसकी तुलना में सर्वाधिक, ठीक है। पशुधन क्षेत्र की वर्तमान मूल्यों पर, पशुधन क्षेत्र के वर्तमान मूल्यों पर जो संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर है, जो CAGR है, वो कितनी दर रही, वृद्धि दर रही 12.77%। 12.77%। किसकी बात करें साथियों, पशुधन क्षेत्र की संयुक्त वार्षिक दर की बात करें, CAGR ये रही। फिर से देखो, ये याद कर लो, याद करवा रही हूँ, आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ये देखो यही याद हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, अपने पशुधन क्षेत्र की। कहाँ गया 12.77, ये तो अपने पीछे पढ़ा था ना 12.77, ये रहा, ये पढ़ा था ना आपने। देखो पशुधन क्षेत्र
पड़ा था। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 के बीच पशुधन क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जबकि जीवीए लगभग 195% बढ़ा, जबकि संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों में पूछे तो जो CAGR है वो 12.77 रहा। और मछली उत्पादन में 2014 से 2025 के दौरान 140% से अधिक वृद्धि रही, ये ध्यान रखना। तो ये पशुधन का पूछे, CAGR पूछे यानी कि संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर तो 12.77, मछली उत्पादन में 140%, ठीक है। और ये चीज अपनों ने यहाँ क्या पढ़ी है, यहाँ पढ़ी है साथियों कि वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र, यहाँ कृषि एवं संबंध क्षेत्र में पढ़ रहे हैं 3.5% की वृद्धि दर्ज की। दशकीय वृद्धि दर इंपॉर्टेंट है 4.45%, जो सबसे ज्यादा ये पिछले दशकों की तुलना में रही। और आपको पूछे कृषि एवं संबंध क्षेत्र में औसत वार्षिक दर है वो लगभग 4.4% रही। पशुपालन क्षेत्र 7.1 ध्यान रखना, मत्स्य और जलीय क्षेत्र 8.8% ध्यान रखना। फसल क्षेत्र ने वृद्धि दर्ज की है जबकि 3.5%, ये शॉर्ट में यहाँ लिखा है। और पशुधन क्षेत्र की वर्तमान मूल्य पर संयुक्त वार्षिक दर पूछे तो 12.77 ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न दिया है, प्रश्न ऐसे कोई पूछा जाए आपको कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कथनों पर विचार करना। पहला लाइन दी है कि कृषि क्षेत्र के दशकीय वृद्धि दर क्या पूछी गई, दशकीय वृद्धि दर 4.45% है वित्त वर्ष 2016 से 25, जो पिछले दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। क्या ये लाइन सही है? अभी पढ़ा अपनों ने, ये लाइन बिल्कुल सही है, ये लोग खुद देख लो, दशकीय वृद्धि दर 4.45 से ज्यादा, जो कि पिछले दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। तो ये लाइन भाई साथियों सही है। दूसरी है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र की औसत वार्षिक दर है वो 4.4% रही, ये भी तो लाइन सही है, ये खुद देख लो। पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र की औसत वार्षिक दर है वो लगभग 4.4% रही, ये लाइन भी सही है। और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में फसल क्षेत्र ने वृद्धि दर्ज की है 3.5%, ये लाइन में इनकी सही है, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सत्य है, ठीक है। इससे कोई प्रश्न आप पूछे, इसी हिसाब से प्रश्न बनते हैं। ये लो धन धान्य, आगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है। तो साथियों बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मंजूरी 16 जुलाई 2025 को, शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को। अब बात करते हैं साथियों, ये तो छोड़ो आप इनको, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसके उद्देश्य देखो, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना, और पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडार क्षमता को सुदृढ़ करना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना। फिर बात करते हैं जिलों की पहचान है, वो आपको पूछा जा सकता है कितने संकेत के आधार पर किए गए, ना 2 करना ना 1 करना, 3 जिलों की पहचान है वो 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर की गई। कौन से? कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और सीमित ऋण वितरण। और केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार घोषित यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजना के संतृप्ति आधारित परिवर्तन है, उसके द्वारा 100 कृषि जिलों में शामिल, यानी कि 100 कृषि जिलों में विकास को गति देने के लिए तैयार की गई। कितने जिलों को शामिल? 100। और वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली योजना है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएगी। इसका वार्षिक परिव्यय है वो 24,000 करोड़ रुपए है। और उद्देश्य की बात करें तो 100 पिछड़े जिलों का कृषि उत्पादक को बढ़ावा देना, ठीक है। एक क्लास और आएगी साथियों, ठीक है ना, दोनों क्लास आप अच्छे से देखना, प्रश्न आपको मिल जाएंगे। भारत से सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के निर्यात के लिए सबसे बड़ा गंतव्य देश कौन सा है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये प्रश्न पूछा गया आरपीएससी से, ठीक है। आरपीएससी ने प्रश्न पूछा कि भारत से सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के निर्यात के लिए सबसे बड़ा जो गंतव्य देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो यहाँ लिखा हुआ है मेरा, ये देखो वित्तीय वर्ष 2024, ये लाइन आपको याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अमेरिकी बाजार में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी है वो 54.1% है, ये से घटाकर के 52.9% हो गई। इसके बावजूद यूएसए शीर्ष स्थान पर बना रहा है, यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अमेरिकी बाजार में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी देखो 54.1% से घट करके 52.9% हो गई। फिर भी इसके बावजूद भी यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान सकल घरेलू राज्य जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान, कुल योगदान पूछिए आपको उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में, सकल घरेलू राज्य उत्पाद में वर्तमान 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार तो कुल जो योगदान है वो तो है 24.3% और 2025-26 में उद्योग क्षेत्र की कुल समग्र वृद्धि दर है वो 6.2 रही। और
ये तो चाहे आप में देखना, ये जरूर देख लेना, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कुल योगदान है वो 24.3 उद्योग क्षेत्र का, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, उद्योग क्षेत्र का आंकड़ा 2025-26 के अनुसार। जीडीपी में पूछा उद्योग क्षेत्र का टोटल योगदान तो 24.3%, 2025 में उद्योग क्षेत्र की कुल जो समग्र वृद्धि दर है वो है 6.2% रही। और अगर अर्धवार्षिक वृद्धि दर का भी थोड़ा देख लो, वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली 6 माही में उद्योग में जीवीए में जो वृद्धि दर हुई 7%, ये आपको तो जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की तालिका के अनुसार खनन एवं उत्खनन में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, किसकी की गई। ऑप्शन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखना किसमें, ये खनन एवं उत्खनन में। तो किसमें की गई, खनन एवं उत्खनन में की गई ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, कितनी, 0.07%, ठीक है, यानी कि 7% की गई। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तालिका के अनुसार खनन एवं उत्खनन में क्या की गई, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई -0.7, यानी कि ऋणात्मक है तो माइनस है -7, ठीक है ना, -0.7 ध्यान रख लोगे ऋणात्मक। खनन एवं उत्खनन उपक्षेत्र का कुल जीडीपी पूछे, कुल जीडीपी का योगदान 1.4% है, और जो ऋणात्मक वृद्धि दर की गई वो माइनस में -7 हो गया। फिर भारत के इस्पात उद्योग की बात करें तो भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में 2nd रैंक पर था। और भारत में देखो, इस्पात उद्योग में भारत की बात करें तो भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन से 2nd रैंक पर था, 2nd स्थान पर। भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ व झारखंड इस्पात उद्योग के अग्रणी राज्य हैं। और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक देश में 2.34 मिलियन टन विशिष्ट इस्पात का क्या उत्पादन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है सीमेंट उद्योग, अभी इतना ही रहा, फिर रिवीजन करवा दूंगी मैं आपको। सीमेंट उद्योग भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा, यानी कि सीमेंट उद्योग में बात करें तो भारत है वो चीन के बाद में 2nd नंबर पर आ गया ये, ठीक है ना। तो चीन के बाद में कौन सा है, भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का सीमेंट उत्पादन है वो 690 मीट्रिक टन था। क्या, वर्ष 2025-26 में भारत का सीमेंट उत्पादन 690 मिलियन टन था। और 2024-25 में सीमेंट उत्पादन है वो 453 मीट्रिक टन था। और वित्त वर्ष 2025 में ध्यान रखना आप 690 मिलियन टन। वर्तमान नीति के अनुसार सीमेंट उद्योग से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2070 तक कम करने का क्या रखा गया लक्ष्य, ये भी ध्यान रखना 2070 तक। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के इस्पात क्षेत्र में वृद्धि दर के संदर्भ में देखो, जो वृद्धि हुई है वे थोड़े देख लो। कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है 11.7, तो ये थोड़ा सा पहले आप जरूर ध्यान रखना, ये ज्यादा सबसे है। कच्चे इस्पात उत्पादन में कितनी है 11.7%। इस्पात की कुल खपत है वो है 7.8%। तैयार इस्पात का उत्पादन है वो 10.8% रही, ठीक है। जिसको देखना है वो अगर रिवीजन नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्किप कर दो। अब मैं फटाफट थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, भारत सरकार की जो नई विदेश व्यापार नीति 2023 है साथियों, इसके तहत वर्ष 2030 तक आ गया है। कौन सी नीति, 2023 की। इसमें वर्ष 2030 तक आपको पूछे कि देश के कुल निर्यात को कितने 2 ट्रिलियन USD तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक समीक्षा 2026 के अनुसार पूछे कि भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर सेवा निर्यात से 7वें रैंक पर। फिर बात करें साथियों, ये छोड़ो आप इनको, ये थोड़े देख लो। देखो, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ध्यान रखना 2025-26 का, तो 24-25 ध्यान रखना है। 2025-26 में 2.2585 यानी कि 2585। धान चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26 में 2369 और 2026-27 में 2441। तो ये दोनों तो आप देख लेना, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। ये इंजन देख लो, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय रसद नीति और बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकास के 7 इंजन निर्धारित किए गए। अभी मैं जो इंपॉर्टेंट है उनको ही बताऊंगी। ये 7 इंजन देख लो, ठीक है। और इसमें ये अभी नहीं बताऊंगी मैं बीच में से कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने बता ही दिया है ना। ये तो इसका आ गया पहले वाली क्लास का। ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये पेज साथियों इंपॉर्टेंट है। देखो, वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 के बीच पशुधन क्षेत्र में ध्यान रखना आपको उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जिसका GVA लगभग 195% बढ़ा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान मूल्यों में इसका जो संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर है, जो CAGR है, वो 12.77। ध्यान रखना साथियों, पशुधन क्षेत्र की बात कर रहे हैं
तो जो CAGR है वो 12.77, पशुधन का CAGR है, ध्यान रखना CAGR है 12.77 रहा। और मछली उत्पादन में ध्यान रखना का 2014 से 2025 के दौरान जो मछली उत्पादन है इसमें 140% से अधिक की वृद्धि हुई। और फिर बात करें साथियों पशुधन का CAGR याद कर लिया 12.77, मछली उत्पादन का 140% से अधिक। फिर बात करें साथियों ये जरूर ध्यान रखना कि जो खाद्य सुरक्षा मिशन है इसका नाम बदल के 2024-25 में क्या रखा गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन रखा गया। और ये थोड़ा देख लेना कि देश सूखी प्याज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% का योगदान है। सब्जियों फलों आलू उत्पादन में भारत विश्व का स्थान सेकंड। सब्जी 2 ही प्रकार की खानी है, फल 2 ही प्रकार के खाने, आलू के 2 हिस्से करने हैं, याद रह जाएगा। बागवानी क्षेत्र जो कृषि जीवीए का लगभग 33% है, ठीक है। ये पेज भी आपका है इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में बात करें पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र की औसत वार्षिक दर 4.4% रही। ये प्रश्न मैंने यहाँ बनाया तो आपको जरूर ध्यान रखना है साथियों, पिछले 5 वर्षों में ध्यान रखना है 4.4% रही कृषि एवं संबंध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर। 2025-26 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दशकीय वृद्धि दर है वो 4.45% रही, जो वित्त वर्ष 2016 से 2025 जो पिछले दशकों की तुलना में ये सर्वाधिक, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं मुख्यतः पशुपालन क्षेत्र 7.1% रहा, मत्स्य और जलीय है वो 8.8% रहा, सशक्त निष्पाद से प्राप्ति हुई। और जबकि फसल क्षेत्र 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। जो दशकीय वृद्धि दर है वो सर्वाधिक 4.45, ध्यान रखना है 2015 से 2016 से 2025-26 तक, ठीक है। और ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पशुधन क्षेत्र की वर्तमान मूल्य में आपको पूछा जाता है CAGR की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाता है तो 12.77, याद हो गया। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्यों का क्रम पूछे, सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर है बात करें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में धान की उत्पादकता के राज्यवार सर्वाधिक पूछे, सबसे ज्यादा तो पंजाब, फिर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। और ये छोड़ो, ये देख लो कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन है वो 3,577.3 लाख मिलियन टन। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ये आप देखना कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कई प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के प्रति हेक्टेयर उपज राष्ट्रीय औसत से कम रही। और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में गेहूं की उत्पादकता का राज्यवार पूछे आपको, 2024-25 में गेहूं की उत्पादकता का राज्यवार है आरोही क्रम में पूछा जाता है ना साथियों, यानी कि कम से ज्यादा की ओर तो कम गुजरात, फिर यूपी, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार दलहन बीज प्रतिस्थापन दर पूछे आपको, दलहन गुजरात राज्य का सर्वाधिक रहा, दलहन गुजरात राज्य का, ठीक है। ये हो गया, ये थोड़ा सा देख लो इसका। तो बाकी नेक्स्ट क्लास आएगी तो तब 2 मिनट और करवा दूंगी जो बचते हैं, तो एक क्लास और आएगी साथियों इसकी, ठीक है ना। वरना अगर भाई अगर आपको किसी और की सब्जेक्ट की एक बार रिवीजन कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, तो आप मेरे को बताना, मैं टेलीग्राम पे आपको क्विज करवा दूंगी, ठीक है ना, कल नाइट को।